Welcome everyone. Myself Mukesh Vyas, Associate Professor Department of Physics, Government Miracles College, Udaipur. This video is for BSc first year physics students. The paper third, electricity and magnetism. And this one is lecture number 7 from unit first, electrostatics. अब हम इसमें गाउस लॉ की कुछ एप्लीकेशंस लेंगे। गाउस के नियम के कुछ अनुप्रयोग। पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, यानी एक अनंत समतल परत, किसकी? आवेश की एक अनंत समतल परत या शीट के कारण विद्युत क्षेत्र। Let ABCD be a small portion of an infinite plane sheet of charge having surface charge density sigma। ये ABCD है, ये इसका एक छोटा भाग हो गया इस प्लेन शीट का, जिस पर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस पर जो आवेश है वो एक समान रूप से वितरित है, और इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, पृष्ठ आवेश घनत्व, यानी चार्ज पर यूनिट सरफेस, आवेश प्रति इकाई क्षेत्रफल, वो सिग्मा है। The net electric field due to whole sheet of charge will be directed along the normal to the sheet। यानी इस शीट के कारण, यानी इस शीट पर जो चार्ज है, ये शीट जो चार्ज से बनी हुई है, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसके नॉर्मल डायरेक्शन में होगा, दोनों ओर, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, यानी बाईं ओर और दाईं ओर दोनों ओर अभिलंबवत दिशा में विद्युत क्षेत्र होगा। Now to calculate electric field E using Gauss theorem at point P distant r from the sheet, consider a cylindrical Gaussian surface of length 2r। अब हम क्या करते हैं, मान लो यहाँ से इस शीट से एक r डिस्टेंस पर P पॉइंट है, वहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, एक गाउसियन सरफेस का निर्माण करेंगे, एक गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करेंगे जो कि सिलेंड्रिकल शेप में होगा, बेलनाकार होगा। इसका जो एंड फेज है, अंतिम फलक, उस पर पी पॉइंट होगा। तो ये जो सिलेंडर है उसका आधा भाग राइट साइड में होगा और आधा भाग लेफ्ट साइड में होगा, यानी इसकी लेंथ 2r होगी। r लेंथ राइट साइड में होगी और रिमेनिंग r लेंथ लेफ्ट साइड में होगी। तो यहां हम देख सकते हैं इसके दो एंड फेसेस है, दो अंतिम फलक, और एक कर्व्ड फेस है, वक्राकार पृष्ठ है। तो तीन अलग अलग पृष्ठ है, S1, S2 और S3। अब S1 पृष्ठ का जो नॉर्मल है वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसी तरह S2 जो सरफेस है उसका जो नॉर्मल है, अभिलंब एन कैप, वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन जो S3 सरफेस है उसमें नॉर्मल जो है वो और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर होंगे। द पॉइंट P लाइज ऑन वन ऑफ इट्स एंड फेसेस। उसके दोनों एंड फेसेस जो अंतिम फलक है उसमें से किसी एक पर P पॉइंट स्थित होता है। लेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ गॉसियन सरफेस बी A। इस गॉसियन सरफेस का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A है। द चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस इज, यानी इस ए एरिया में कितना चार्ज होगा, वो होगा सिग्मा इंटू ए। यानी सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया है, तो ए एरिया में कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस, इस गॉसीय पृष्ठ से कुल कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, वो हो जाएगा फाई इजिकल टू सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस। ई और डी एस के बीच एंगल अगर थीटा है तो ये हो जाएगा ई डी एस कोस थीटा। अब इसका जो सरफेस एस है, गॉसियन सरफेस, तीन भागों से मिलकर बना है, S1, S2 एंड S3। तो इसको तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इस इंटीग्रल को, एक S1 के लिए, एक S2 के लिए और एक S3 के लिए। सिंस द गॉसियन सरफेस इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स, S1, S2 एंड S3। फॉर S1 एंड S2 इज पैरेलल टू DS, जैसे अभी हमने समझा था, दोनों एंड फेसेस में S1 S2 जो
सरफेस का नॉर्मल है ds वेक्टर और e एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो गया। और S3 के लिए E इज परपेंडिकुलर टू ds, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो फाई इज इक्वल टू पहला वाला सरफेस S1 के लिए EDS यानी थीटा 0 है, cos 0 1 हो जाएगा। दूसरे सरफेस में भी थीटा 0 है तो इसमें भी EDS हो जाएगा। तीसरे सरफेस के लिए थीटा 90 है तो cos 90 0 हो जाएगा, तो इसके लिए 0 हो गया। अब इसमें E उस सरफेस S1 और S2 में सभी जगह कांस्टेंट है, सेम वैल्यू है, तो E बाहर आ गया इंटीग्रल के, और टोटल सरफेस एरिया A हो जाएगा दोनों जगह, तो ये हो जाएगा 2EA। नाउ अकॉर्डिंग टू गाउस थ्योरम फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई और क्यू के मान रख दिए, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वेक्टर नोटेशन में सदिश संकेतन में E वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट n कैप। n कैप जो है वो शीट से नॉर्मल डायरेक्शन में, अभिलंब दिशा में, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। दिस एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ r, यह जो व्यंजक है r पर निर्भर नहीं करता, यानी सभी जगह उस शीट से कितनी भी दूरी हो E का मान सभी जगह समान होता है। दूसरी एप्लीकेशन लें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट चार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट, एक अनंत आवेशित चालक तल के कारण विद्युत क्षेत्र। तो ये एक चालक है। व्हेन ए चार्ज Q इज गिवन टू ए मेटल शीट, यानी चालक को दें, कंडक्टर को दें, धातु की परत को दें आवेश Q, देन इट डिस्ट्रीब्यूट्स यूनिफॉर्मली ऑल ओवर इट्स आउटर सरफेस। तो ये जो आवेश है उसके जो बाहरी पृष्ठ है उस पर समान रूप से वितरित हो जाता है, यानी अंदर कोई आवेश नहीं रहता, सारा चार्ज इसके सरफेस पर आ जाता है। एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस रिमेन एब्सेंट, क्योंकि अंदर कोई आवेश नहीं है तो अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होता है। टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड E एट पॉइंट P, अब P बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करना है। डिस्टेंट R फ्रॉम द मेटल सरफेस, इसके सरफेस से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, धातु के पृष्ठ से R दूरी पर एक बिंदु P है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करना है। वी कंसीडर ए गाउसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया A, तो हम A क्षेत्रफल का, A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का एक बेलन लेते हैं जिसका कुछ भाग बाहर की ओर है और रिमेनिंग पोर्शन इस कंडक्टर के अंदर, इस कंडक्टिंग प्लेन के अंदर की ओर है। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी गाउसियन सरफेस इज, इस गाउसी पृष्ठ द्वारा कुल कितना फ्लक्स जाएगा, तो फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds। अब ये जो सरफेस है वो 3 भागों से मिलकर बना है, S1, S2 और S3। S1, S2 तो इसके एंड फेसेस का सरफेस है, और S3 इसका जो कर्व्ड सरफेस है, वक्राकार पृष्ठ। तो 3 अलग अलग इंटीग्रल में डिवाइड कर लिया, S1 के लिए, S2 के लिए और S3 के लिए। Now for S1 and S2 थीटा इक्वल टू 0 एंड फॉर S3 थीटा इक्वल टू 90, तो फाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा। बट S2 लाइज इनसाइड द मेटल सरफेस, यानी S2 धातु के पृष्ठ के अंदर स्थित है, यानी जो चालक तल कंडक्टिंग प्लेन लिया है उसके अंदर की ओर है, और वहाँ E इक्वल टू 0 है, तो यहाँ E 0 हो जाएगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो फाई इज इक्वल टू केवल S1 वाली टर्म आएगी। अब E सभी जगह सेम है, E बाहर आ जाएगा और टोटल सरफेस एरिया A हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू गास थ्योरम, गास प्रमेय से फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई और क्यू का मान रख दिया, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ आवेश घनत्व, यानी इकाई क्षेत्रफल में जो आवेश है उस मेटल शीट के पृष्ठ पर। वेक्टर नोटेशन में E वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट n कैप। n कैप यानी वो जो मेटल शीट है वो कंडक्टिंग प्लेन है, उसके पृष्ठ के नॉर्मल दिशा में जो वेक्टर होगा, अभिलंब दिशा में जो सदिश होगा, यूनिट वेक्टर, वो n कैप है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज, एक अनंत लंबे रेखा आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो ये लाइन चार्ज रेखा आवेश है, इस पर पॉजिटिव चार्ज हमने लिया है जो एक समान रूप से वितरित है। सपोज AB इज एन इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज एंड होल चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलोंग इट्स लेंथ, और सारा आवेश उसकी लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से
वितरित है विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमड़ा, जिसका रेखीय आवेश घनत्व लेमड़ा है, यानी इसकी जो इकाई लंबाई में जो आवेश होगा वो लेमड़ा होगा। वी वांट टू कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P डिस्टेंट r फ्रॉम इट। इससे r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं, वहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करना चाहते हैं। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्मली आउटवर्ड होगी, अभिलंबवत बाहर की ओर होगी। कंसीडर ए सिलेंडर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R विथ लाइन चार्ज एज इट्स एक्सिस, यानी जो रेखा आवेश है वो एक्सिस ले लें, अक्ष ले लें, तो हम एक सिलेंड्रिकल की रचना करें जो कि एक गाउसियन सरफेस होगा जिसकी रेडियस r है और लंबाई l है, यानी जो P पॉइंट होगा उस इसका जो कर्व्ड सरफेस है उस पर स्थित होगा। द सरफेस ऑफ दिस सिलेंडर इज सेड टू बी गाउसियन सरफेस। तो ये इसका जो सरफेस हो जाएगा जो S1 S2 और S3 से मिलकर बना है वो इसका गाउसीय पृष्ठ हो जाएगा। चार्ज एनक्लोज बाय द गाउसियन सरफेस, गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश Q इक्वल टू लेमड़ा L हो जाएगा, यानी लेमड़ा चार्ज पर यूनिट लेंथ है, तो L लेंथ में कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक L लेंथ है, तो इस गाउसियन सरफेस के अंदर कितना आवेश है यहाँ से यहाँ तक, Q इक्वल टू लेमड़ा L। अब S2 और S3 सरफेस पर देखें तो इसका जो डायरेक्शन है ds वेक्टर, इसमें नीचे की ओर है, इसमें ऊपर की ओर है। E सभी जगह क्या होगा, नॉर्मली आउटवर्ड होगा, अभिलंबवत बाहर की ओर होगा। तो यहाँ E और ds के बीच एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पे भी E और ds के बीच एंगल 90 डिग्री है। तो S1 S2 और S3 के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो जीरो हो जाएगा, और S1 के कारण E और ds वेक्टर एक ही दिशा में है तो थीटा जीरो होगा। तो केवल इसी के कारण, कर्व सरफेस के कारण हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्राप्त होगा। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दी गाउसियन सरफेस, गाउसीय पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला, गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ई डॉट ds। ई ds cos थीटा हो गया। अब तीनों अलग अलग सरफेस के लिए तीन इंटीग्रल हो जाएंगे, S1 के लिए अलग, S2 के लिए अलग, S3 के लिए अलग। फॉर S2 एंड S3, S2 और S3 के लिए E परपेंडिकुलर टू ds होगा, थीटा 90, तो उसके कारण ये दोनों जीरो हो जाएंगे, S2 और S3 के कारण इंटीग्रल। और S1 के कारण थीटा जीरो होगा, E पैरेलल टू ds है तो cos 0 1 होगा, केवल इसी के कारण हमें फाई का मान प्राप्त होगा। तो फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल S1 E ds। E कांस्टेंट है सभी जगह, E बाहर आ जाएगा और टोटल सरफेस एरिया उसका हो जाएगा 2 पाई RL, सिलेंड्रिकल का जिसकी रेडियस r है, लंबाई l है, तो उसका जो सरफेस एरिया होगा, जो कर्व्ड सरफेस है उसका एरिया 2 पाई RL होगा। फ्रॉम गाउस थ्योरम फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई और क्यू के मान रख दें तो E इज इक्वल टू E हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमड़ा अपॉन r, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा k, तो 2k लेमड़ा अपॉन r। वेक्टर नोटेशन में लिखें तो E वेक्टर इज इक्वल टू 2k लेमड़ा अपॉन r n कैप। n कैप जो है, जो लाइन चार्ज है उसके नॉर्मली आउटवर्ड यूनिट वेक्टर है, उसके अभिलंबवत बाहर की ओर इकाई सदिश है। अब यहाँ हम देखते हैं E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r, यानी r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जैसे जैसे r का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे P पॉइंट की दूरी बढ़ेगी, लाइन चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कम होता जाएगा। अब हम एप्लीकेशन से हटकर दूसरी चीज लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। सम आवेशित गोले की स्थिर विद्युत ऊर्जा। एक गोला है, स्फीयर है, जिस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक समान रूप से वितरित है, तो उसकी एक एनर्जी होगी, उसकी एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी। कितनी एनर्जी होगी ये हम निकालना चाह रहे हैं। Let a charged sphere be made up of a number of infinitesimally thin spherical shells। मान लो एक चार्ज स्फीयर बहुत सारी अत्यंत पतली गोलीय कोशों से मिलकर बना हुआ है। बहुत सारी कोश है, नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, ऐसे कर करके बहुत सारी पतली गोलीय कोश से ये मिलकर बना हुआ है। Let the radius of the sphere be r0। ये जो स्फीयर है इसकी रेडियस r0 है। इनिशियली, प्रारंभ में, सपोज दैट, मान लो,
होल चार्ज ऑफ द स्फीयर इज सिचुएटेड एट इन्फिनिटी, यानी हम इसकी एनर्जी ज्ञात करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि शुरुआत में सारा आवेश अनंत पर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। फिर आवेश को हम धीरे धीरे यहाँ उसी स्थिति में लाएंगे जिस हिसाब से ये स्फीयर में रखा हुआ है, और हम इसकी एनर्जी ज्ञात करेंगे। वी ब्रिंग द चार्ज इन द फॉर्म ऑफ स्पेरिकल शेल्स ऑफ थिकनेस dr। अब हम dr मोटाई की गोलीय कोश के रूप में आवेश को लाते हैं। एंड असेंबल द स्फीयर ऑफ रेडियस r0, और जो r0 त्रिज्या का जो गोला है उसको समेकित करते हैं, उसको असेंबल करते हैं, उसको बनाते हैं वापस नए सिरे से, ऐसा मानते हैं हम। सपोज वी हैव असेंबल्ड द स्फीयर ऑफ रेडियस r बाई एडिंग स्पेरिकल शेल्स ऑफ थिकनेस dr 1 by 1। अब हम ये मानते हैं कि हमने एक r त्रिज्या का, r जिसका मान r0 से कम है, गोला बना लिया है। कैसे बना लिया है, dr मोटाई की अलग अलग गोलीय कोश को जोड़ जोड़ कर ये r त्रिज्या का गोला हमने बना लिया ऑलरेडी। तो ये जो r त्रिज्या का जो गोला है उसके अंदर कितना चार्ज होगा, चार्ज कंटेंट इन द स्फीयर ऑफ रेडियस r, q डैश इज इक्वल टू उसका वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आयतन आवेश घनत्व रो। अब हम dr मोटाई की एक स्फेरिकल शेल लाके इस पर, इसके सरफेस पर ऐड कर देते हैं, इसके पृष्ठ पर जोड़ देते हैं। तो उस dr मोटाई की जो स्फेरिकल शेल है, जो गोलीय कोश है, उस पर कितना आवेश होगा, चार्ज कंटेंट इन द स्फेरिकल शेल ऑफ थिकनेस dr इज इक्वल टू 4 pi r स्क्वायर dr इंटू रो। द वर्क डन टू ब्रिंग दिस चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज स्फीयर इज गिवन बाय, ये जो r त्रिज्या का जो गोला है उस पर ये जो dr थिकनेस वाले स्फेरिकल शेल से जो चार्ज लेके आएंगे, उसके लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो वर्क डन कितना होगा, dw इज इक्वल टू पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, यानी उस r त्रिज्या के गोले के कारण उसके पृष्ठ पर कितना पोटेंशियल होगा, और चार्ज ऑफ स्फेरिकल शेल, जिस शेल को हम इसके पृष्ठ पर लेके आते हैं उस पर कितना चार्ज है, उसके मल्टीपल के बराबर होगा। तो उसका पोटेंशियल हो जाएगा k q डैश अपॉन r, क्योंकि यहाँ से सेंटर से इसकी दूरी r है, तो इसके पृष्ठ पर पोटेंशियल विभव का मान पहले ज्ञात कर चुके हैं, k q डैश अपॉन r, और इसका जो चार्ज हो जाएगा 4 pi r स्क्वायर dr इंटू रो। तो ये हमने q डैश का मान रख दिया 4/3 pi r क्यूब रो, ये वैसा का वैसा, तो ये आ गया। टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग द होल स्फीयर ऑफ रेडियस r0 इज गिवन बाय, तो कुल किया गया कार्य कितना होगा उस पूरे गोले को बनाने में, r0 त्रिज्या के पूरे गोले को असेंबल करने में, समेकित करने में किया गया कुल कार्य w इज इक्वल टू इंटीग्रल dw, यानी r इक्वल टू 0 था, शुरुआत में सारा चार्ज इनफाइनाइट पर था, और अंत में r का मान r0 हो गया। तो इंटीग्रल कर लेंगे r के रेस्पेक्ट में, तो r4 का हो जाएगा r5/5, लिमिट रख देंगे तो ये मान आ जाएगा। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, ये जो किया गया कार्य है वो इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के रूप में उसमें संग्रहित हो जाता है। तो ये W हो जाएगा U के बराबर। टोटल चार्ज ऑन दी स्फीयर, स्फीयर पर कुल आवेश कितना होगा r0 त्रिज्या के स्फीयर पर, Q इज इक्वल टू उसका वॉल्यूम 4/3 पाई r0 क्यूब, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो उसके मल्टीपल के बराबर होगा। तो इससे रो का मान आ जाएगा 3Q अपॉन 4 पाई r0 क्यूब। तो रो का मान यहाँ से यहाँ रख देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो U हो जाएगा 3/5 Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r0। तो ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, या ये उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हो जाएगी, स्थिर विद्युत ऊर्जा। तो ये इसकी एनर्जी का फाइनल एक्सप्रेशन, अंतिम व्यंजक होगा। अब इस एक्सप्रेशन से हम क्या देखते हैं, इस व्यंजक से हम क्या देखते हैं, हियर वी सी दैट U इज प्रोपोर्शनल टू Q स्क्वायर। U का जो मान है उस स्फीयर पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
यानी जितना चार्ज उसका ज़्यादा होगा उसके अंदर, उसी स्पेयर के अंदर जितने चार्ज की मात्रा ज़्यादा होगी उतना ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी का मान ज़्यादा होगा। और आर नॉट जो उसकी रेडियस है, उसकी त्रिज्या है, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। यानी रेडियस का मान जितना ज़्यादा होगा तो यू का मान उतना ही कम होगा। तो इस प्रकार हमने यू का मान ज्ञात किया। थैंक यू।